हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चंद्रकांता संतति भाग 5 का अगला भाग। उधर माया रानी के होश में आते ही धनपति उसके कमरे में जा पहुंची। क्या हुआ महारानी, आप कुछ चिंतित नजर आ रही हैं। हाँ धनपति, मुझे कैद खाने की चाबी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। गायब कहाँ हो जाएगी, ज़रूर कहीं दूसरी जगह रखकर भूल गई होंगी। नहीं धनपति, वो मेरे पास ही थी। चलो चलकर लाडली से पूछते हैं, शायद उसे कुछ पता हो। माया रानी और धनपति जब लाडली के कमरे में पहुंची। अरे लाडली तो यहाँ नहीं है महारानी, कमरा खाली पड़ा है। उफ, इस लाडली ने भी मुझे धोखा दिया। फिर तो हमें उसे ढूंढना चाहिए। नहीं धनपति, इस समय तो हमें उस चांडाल के पास पहुंचकर उसका सिर काटना ज़रूरी है। कैदियों से भी ज़्यादा डर मुझे उसके हाथ से निकल जाने का है। कैदी चाहें कैद खाने से बाहर हो जाएं, मगर इस बाग की चार दीवारी को लांघकर बाहर नहीं जा सकते। तो जल्दी से जाकर हरनाम सिंह और बिहारी सिंह को बुला ला। जो आज्ञा महारानी। धनपति उन दोनों को बुलाने के लिए चली गई। थोड़ी देर में वो उन दोनों को साथ लेकर लौटी। तब महारानी ने लाडली के कमरे से कुछ तीर कमान मंगाए। धनपति, तुम जाकर लाडली के कमरे से कुछ तीर कमान उठा लो। जी महारानी। तीर कमान आने के बाद माया रानी उन तीनों को साथ लेकर सुरंग के अंदर घुसी और जब कैद खाने के दरवाजे पर पहुंची तो उसे ज्यों का त्यों बंद पाया। जब तक मैं लौट कर ना आऊँ, तुम दोनों यहाँ खड़े रहकर होशियारी से पहरा देना। जो आज्ञा महारानी जी। माया रानी वहाँ से जाने के बाद एक चश्मे के किनारे बने संगमरमर के चबूतरे पर पहुंची, जिस पर सफ़ेद पत्थर की एक मूर्ति बनी हुई थी। उसने मूर्ति का हाथ पकड़कर जोर से मरोड़ा तो उस मूर्ति का मुंह एकाएक खुल गया। माया रानी ने उस मूर्ति के मुंह में हाथ डालकर कोई पेंच घुमाया। थोड़ी देर में चबूतरे का एक बड़ा सा पत्ता हल्की सी आवाज़ के साथ अलग हट गया और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई देने लगीं। अपने पीछे धनपति को आने का इशारा कर माया रानी उस तहखाने में उतर गई। नीचे तहखाने में अंधेरा था। माया रानी ने मोमबत्ती जलाकर रोशनी की तो सुरंग का एक छोटा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। दोनों उस सुरंग में घुस गए। कुछ दूर जाने के बाद दोनों उस बुर्ज के नीचे के भाग में पहुंची, जो बहुत से मकानों से घिरा हुआ था। यहाँ पर भी उसी तरह का एक चबूतरा और उस पर पत्थर की एक मूर्ति बनी हुई थी। वो भी किसी सुरंग का दरवाज़ा था, जिसे माया रानी ने पहले की तरह खोला। ये सुरंग बाग के चौथे भाग में जाने के लिए थी। दोनों इस सुरंग में घुसी और बाग के चौथे भाग में जा पहुंची। वहाँ एक कोठरी थी, जिससे थोड़ी दूर पर एक सूखा कुआं बना हुआ था। उस कुएं के अंदर लोहे की एक मोटी जंजीर लटक रही थी। कुएं के ऊपर एक बाल्टी और रस्सी रखी हुई थी। बाल्टी में जलती हुई लालटेन रखी हुई थी। माया रानी ने पहले वो बाल्टी कुएं के अंदर उतार दी और फिर दोनों औरतें लोहे की जंजीर पकड़कर नीचे उतर गईं। नीचे कुएं की दीवार के साथ एक छोटा सा दरवाज़ा था, जिसे खोलकर माया रानी हाथ में लालटेन लिए उसके अंदर चली गई। धनपति उसके पीछे थी। वहाँ कई छोटी छोटी कोठरियाँ बनी हुई थीं। बीच वाली कोठरी, जिसके आगे लोहे का जंगला लगा हुआ था, एक आदमी हाथ में फौलादी ढाल लिए पहरा दे रहा था। उस कोठरी के अंदर एक व्यक्ति बंद था, जो कैद में पड़े रहने के कारण सूख कर कांटा हो गया था। उसके शरीर के कपड़े फटे और मैले थे। माया रानी और धनपति को देखकर वो आदमी ठहर गया और क्रोध से उन दोनों को घूरने लगा। मैं ये आखिरी बार तेरे पास आई हूँ, महारानी बोली। सॉरी, माया रानी बोली। ईश्वर करे ऐसा ही हो और अब कभी तेरी शक्ल दिखाई ना दे, उस व्यक्ति ने कहा। अब भी अगर वो भेद मुझे बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। उल्टा कलंकनी, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। लगता है वो भेद तू अपने साथ लेकर जाएगा। बेशक, लेकिन ये ढाल तेरे हाथ में कहाँ से आई। तभी धनपति ने माया रानी के कान में कहा। ना मालूम ये ढाल इसे कहाँ से मिल गई, कहीं चांडाल तो नहीं पहुँचा गया यहाँ। कुछ समझ नहीं आता, लेकिन इस ढाल का इसके हाथ में होना मेरे भविष्य को बुरा बता रहा है, माया रानी बोली। फिर कुछ रुककर माया रानी ने उस कैदी से कहा, ये तुझे किसी तरह नहीं बचा सकती और मैं तेरी जान लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। तू मुझे किसी तरह भी नहीं मार सकती बेशरम। इस बात के उत्तर में माया रानी ने एक तीर उस कैदी पर छोड़ दिया, जिसने बड़ी चालाकी से ढाल पर रोक कर बेकार कर दिया। उसने कई तीर चलाए, मगर सब बेकार गए। लाचार होकर माया रानी ने तीर चलाने बंद कर दिया और कहा, खैर देखूंगी तो कब तक अपनी जान बचाता है। मेरी जान कोई नहीं ले सकता मूर्ख, लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया है कि अब तेरी मौत निश्चित है। तेरे पाप का घड़ा अब कुछ ही दिनों में फूटने वाला है, कैदी बोला। तभी एक आवाज़ ने उन दोनों औरतों को चौंका दिया। बेशक माया रानी, तेरी मौत अब निश्चित है। इस आवाज़ को सुनते ही माया रानी और धनपति डर गई। अगला दृश्य। माया रानी के कैद खाने में कई कोठरियाँ थीं, जिनमें से कुछ कोठरियों में कुंवर इंद्रजीत सिंह, कुंवर आनंद सिंह, भैरव सिंह, तारा सिंह, देवी सिंह और शेर सिंह कैद थे। उनके पास की कोठरी में किरण बंद थी। कैद खाने के ऊपर शीशे की छत पर एक कंडील जल रहा था, जिसकी रोशनी कोठरियों के अंदर पड़ रही थी। तभी उस कैद खाने में एक आदमी दाखिल हुआ। मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लाया हूँ कि कल दोपहर को आप लोग इस दुनिया से हमेशा के लिए उठा दिए जाएंगे। साथ ही मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि राजा वीरेंद्र सिंह और महारानी चंद्रकांता गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन लोगों को यह संदेश देने के बाद वो आदमी उस कोठरी में पहुंचा, जिसमें किरण कैद थी।
चलो उठो, महारानी ने तुम्हें बुलाया है। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति किरण को लेकर उस कोठरी से बाहर निकला। उस आदमी के चले जाने के बाद आनंद, क्या बेबसी हम लोगों का कभी साथ नहीं छोड़ेगी? क्यों नहीं छोड़ेगी भैया? हम कोई जंगली शेर नहीं है जो पिंजरे के अंदर बंद पड़े रहेंगे। तभी सिंह ने जोश में आकर अपनी कलाई उमेटकर हथकड़ी तोड़ डाली। खटाक! इंद्रजीत सिंह की देखा देखी आनंद सिंह ने भी अपनी हथकड़ी तोड़ डाली। खटाक! हथकड़ी खुल जाने के बाद उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी बेड़ियां भी खोल दी। उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी कोठरी की सलाखों को ताकत से मोड़ कर टेढ़ा कर दिया और दोनों कैद से बाहर निकल गए। कैद से आज़ाद होने के बाद दोनों भाई आपस में गले मिले। ईश्वर ने चाहा तो हम लोग जल्दी ही इस कैद खाने से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद दोनों भाइयों ने अपने साथियों को भी कोठरियों से बाहर निकाल दिया। चलो, हम सब इस तहखाने का दरवाज़ा उखाड़ कर माया रानी के सामने जा खड़े होते हैं। अपने साथियों को लिए हुए दोनों भाई सदर दरवाजे के पास पहुंचे, जो बाहर से बंद था। ये देखकर इंद्रजीत सिंह ने लोहे की छड़ जो जंगले से बाहर निकली हुई थी उठा ली और बाईं तरफ की दीवार जो चूने ईंट की बनी हुई थी तोड़ने लगा। फिर सब लोग उस दीवार को तोड़ने में जुट गए। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उन लोगों ने उस दीवार में इतना बड़ा सुराख कर लिया जिससे एक आदमी बखूबी बाहर निकल सकता था। तब भैरव सिंह ने उस सुराख को झांक कर देखा तो उस तरफ घना अंधकार था। इसलिए तारा सिंह ने भैरव सिंह के कंधे पर चढ़कर वह कंडील उतार लिए जो छत से लटका हुआ था। फिर उस कंडील को हाथ में लिए हुए वे सब उस सुराख के रास्ते दूसरी तरफ निकल गए। दूसरी तरफ की ज़मीन बराबर न थी। उसके बीचों बीच एक कुआं था और उसके चारों तरफ ज़मीन में 4 दरवाजे बने हुए थे जो कई तहखानों के रास्ते थे। उस कुएं में लोहे की एक जंजीर भी लटक रही थी। यह देखकर इंद्रजीत सिंह ने कहा, लगता है कि यहाँ आने और जाने के लिए इन तहखानों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर तो इन तहखानों में उतरे बिना काम न चलेगा। देवी सिंह बोले। तब तारा सिंह ने कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं रोशनी लेकर एक तहखाने में उतर कर देखूँगी अंदर क्या है। हाँ, जाकर देखो, मालूम करो कि इन तहखानों में क्या है। इंद्रजीत सिंह ने आदेश दिया। राजकुमार की आज्ञा पाकर तारा सिंह एक तहखाने के मुंह पर गए और जब नीचे उतरने लगे तो सब तो कुछ देखकर रुक गए। क्यों, क्या हुआ तारा सिंह? इंद्रजीत सिंह ने पूछा। इस तहखाने में रोशनी मालूम होती है और धीरे धीरे वो रोशनी तेज़ होती जा रही है। मालूम होता है ये कोई सुरंग है और कोई आदमी हाथ में बत्ती लिए इस तरफ आ रहा है। तारा सिंह ने उत्तर दिया। यह सुनकर दोनों भाई और उसके साथी भी वहां आ गए और झाँक कर नीचे देखने लगे। थोड़ी देर बाद उन्हें 2 औरतें दिखाई दी जो सीढ़ी के पास आकर ऊपर चढ़ने का इरादा कर रही थी। एक के हाथ में मोमबत्ती थी जिसे देखते ही कुंवर इंद्रजीत सिंह ने पहचान लिया कि ये कामनी है। साथ में उसकी लाडली थी जिसे इन लोगों ने माया रानी के दरबार में बैठा देखा था और जिसे ये लोग अपना दुश्मन समझते थे। कामनी जब सीढ़ी के पास पहुंची तो ऊपर रोशनी देखकर रुक गई। तभी कुंवर इंद्रजीत सिंह ने उसे पुकार कर कहा, डरो नहीं, बेखट के ऊपर चली आओ, मैं इंद्रजीत सिंह हूँ। कामनी इंद्रजीत सिंह की आवाज़ पहचान कर लाडली के साथ ऊपर आ गई और आश्चर्य से पूछने लगी, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? यही सवाल मैं स्वयं तुमसे पूछने वाला था। इंद्रजीत सिंह उसके प्रश्न के उत्तर में बोला, मैं तो आप लोगों को छुड़ाने के लिए आई थी, लेकिन मालूम होता है कि मेरे आने से पहले ही किसी दूसरे ने आप लोगों को आज़ाद कर दिया। नहीं, कोई दूसरा नहीं आया। दोनों राजकुमारों ने स्वयं अपनी हथकड़ियाँ तोड़ डाली, फिर जंगले की छड़ें निकाल कर आज़ाद हो गए। उन्होंने फिर हम लोगों को भी आज़ाद कर दिया। इसके बाद हम लोग दीवार में सेंध लगाकर अभी थोड़ी देर पहले ही इधर आए। देवी सिंह बोले। कामनी कुछ कहती कि उससे पहले ही इंद्रजीत सिंह बोल पड़ा, मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ कामनी। मैं समझ गई, आप शायद लाडली के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। कामनी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ कामनी, हमने इसे माया रानी के दरबार में उनके पास बैठे देखा था। लगता है बहुत दिनों तक साथ रहने पर भी आपको मेरा कोई भेद मालूम नहीं हुआ। लेकिन इस समय मैं सिर्फ इतना ही आपको बता देती हूँ कि ये मेरी छोटी बहन लाडली है और माया रानी मेरी बड़ी बहन। लेकिन अनबन होने के कारण मैं अपनी बड़ी बहन से अलग हो गई और अब इसने भी उसका साथ छोड़ दिया। फिर भी मैं समझती हूँ कि आप मुझे अपना दुश्मन नहीं समझेंगे, कामनी ने कहा। उधर चलते चलते भूतनाथ एक पहाड़ी के नीचे पहुंचा जहाँ पानी का झरना गिर रहा था। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूँ, फिर आगे का सफ़र तय करूँगा। वह गठरी को नीचे रखकर एक घने वृक्ष की छाया में लेट गया। तभी नागर को होश आ गया। मुझे आश्चर्य है कि कैदी होने पर भी तूने मेरे हाथ पांव खुले छोड़ रखे हैं, क्योंकि मुझे तुमसे अब कोई डर नहीं है। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये ठीक है कि मुझे अब किसी का डर नहीं है, सॉरी, तुझे अब किसी का डर नहीं है। फिर भी तू हम लोगों से दुश्मनी करके फ़ायदा नहीं उठा सकता और राजा वीरेंद्र सिंह तेरा अपराध कभी क्षमा नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि राजा वीरेंद्र सिंह मेरा अपराध ज़रूर क्षमा कर देंगे। फिर भी तुझे सच्ची खुशी हासिल नहीं हो सकती, क्योंकि तेरी पत्नी अब थोड़ी ही दिनों की मेहमान है। मेरी पत्नी कहाँ है? वो किसने कैद कर रखा है उसको, तुम्हें मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है कि वो कहाँ है और किसके कब्ज़े में है, लेकिन मैं तुझे क्यों बताऊँ? तू तो मेरा दुश्मन है जो कैदी बनाकर मुझे ले जा रहा है। फिर मैं तेरे साथ नेकी क्यों करूँ? इसके बदले में मैं तेरे साथ कुछ नेकी कर दूंगा, तू मुझे उसका पता बता दे। एक शर्त पर।
मैं तुझे उसका पता बता सकती हूँ कि तू हम लोगों का साथ देगा, वीरेंद्र सिंह का नहीं। यह मुश्किल है। ऐसा करने पर मेरा बेटा नानक ही मुझसे घृणा करने लगेगा और कामनी मेरे खिलाफ हो जाएगी। कामनी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उसे तुम्हारा असली भेद नहीं मालूम और वो तुम्हारी असली सूरत पहचानती है। ये तेरी भूल है नागर। कामनी को मेरा सारा भेद पता है। वो कोई साधारण औरत नहीं, वो बड़ी धूर्त है। फिर भी वह नेक औरत है, मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। लेकिन तुम अभी माया रानी को नहीं जानते, वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम अक्ल से काम लो, वरना बेकार में अपनी ज़िंदगी गंवा बैठोगे। तुम ठीक कहती हो नागर, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारी पत्नी से मिला देती हूँ। और वे दोनों फिर मित्र बनकर ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गए। उधर उस अनमोल कैदी के भाग जाने से माया रानी एकाएक बौखला उठी, क्योंकि वह अनमोल कैदी माया रानी का पति राजा गोपाल सिंह था। इसलिए माया रानी ने सारे जमानिया नगर में मुनादी कराने का हुक्म दे दिया कि हमारे राज्य के जासूसों को पता चला है कि राजा वीरेंद्र सिंह का कोई जासूस राजा गोपाल सिंह की सूरत बनाकर शहर में आया है, जिन्हें मरे हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। वो नगर की जनता को भड़काना चाहता है। अतः जो कोई व्यक्ति उस व्यक्ति का सिर काट कर लाएगा, उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। इस मुनादी को करवाने के बाद धनपति माया रानी के कमरे में पहुंची, जहां बिहारी सिंह और हरनाम सिंह पहले से मौजूद थे। धनपति को आया देखकर माया रानी ने पूछा, वो काम हो गया धनपति? जी महारानी जी, मुनादी करा दी गई है। अब परिणाम देखना है क्या निकलता है। धनपति ने उत्तर दिया। इसका परिणाम तो उल्टा ही निकलेगा, देख लेना। बिहारी सिंह ने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। परिणाम चाहे उल्टा निकले या सीधा, जब जो भाग्य में बदा होगा उसे तो भोगना ही है, माया रानी बोली। तो भोगो, लेकिन मैंने ये राज्य छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। मैं ये नगर छोड़कर इतनी दूर चला जाऊंगा कि फिर कोई मेरा पता न लगा सकेगा। बिहारी सिंह ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा। मेरा भी यही फैसला है, हरनाम सिंह बोला। ओह, तो अब तुम लोग बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ना चाहते हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं इस तिलिस्म की रानी हूँ, और इस तिलिस्म में ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं जिन्हें देखकर तुम स्वयं हैरान रह जाओगे। आज मैं तुम दोनों को उन्हीं में से एक अनमोल चीज़ दिखा देना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ। इतना कहकर माया रानी उन तीनों के साथ भाग के उस बुर्ज के पास पहुंची, जो बाग के पिछले भाग में था और जहाँ लाडली और कामनी की मुलाकात हुई थी। माया रानी उन तीनों को लेकर एक कोठरी के अंदर पहुंची। उस कोठरी का फर्श लकड़ी का बना हुआ था। उस कोठरी के बीचों बीच एक छोटा सा संदूक पड़ा हुआ था। धनपति का हाथ पकड़कर माया रानी एक किनारे खड़ी हो गई और बोली, तुम दोनों मिलकर उस संदूक को उठाकर मेरे पास ले आओ। आदेश पाते ही बिहारी सिंह और हरनाम सिंह उस संदूक के पास पहुंचे, मगर जैसे ही उन्होंने संदूक का कुंदा पकड़ना चाहा कि एक ज़मीन का एक हिस्सा, जिस पर दोनों खड़े थे, नीचे को धंसता चला गया और थोड़ी ही देर में अथाह जल के अंदर समा गया। दोनों लोग जल में डूब गए। उसके बाद कोठरी का फर्श फिर बराबर हो गया और संदूक भी पहले की तरह दिखाई देने लगा। यह देखकर धनपति ने कांपते हुए पूछा, क्या इसके नीचे कोई कुआं है महारानी? हाँ, ये कुआं है, और ऐसे ही नमक हरामों को सज़ा देने के लिए बनाया गया है। माया रानी ने उत्तर दिया और कहा, अब यहाँ से हमें चलना चाहिए। उसके बाद माया रानी अपने कमरे में आ गई। उसी समय नागर वहाँ जा पहुँची। उसे देखकर माया रानी ने खुशी से कहा, इस समय तेरा आना बहुत शुभ हुआ नागर, वरना मैं तो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? नागर ने पूछा। बस दम निकलने की देर है, माया रानी ने उत्तर दिया। ऐसी क्या आफत आ गई तुम पर मेरी रानी? नागर ने अचरज भरे स्वर में पूछा। माया रानी ने तब सारी घटना नागर को सुना दी। उसके बाद अचानक माया रानी ने पूछा, अरे, मैं तो तुझसे पूछना ही भूल गई कि क्या सच में भूतनाथ को मनोरमा ने मार डाला? नहीं महारानी, वो खबर झूठी थी। मनोरमा ने भूतनाथ की जान नहीं ली और न ही उसे तेज सिंह ने गिरफ्तार किया, बल्कि वो कामनी की कैदी है। नागर ने उत्तर दिया। और भूतनाथ? उसे मैं अपने साथ ले आई हूँ, नागर बोली। चांदनी रात में गंगा के किनारे दो मुसाफिर जमानिया की ओर बढ़े जा रहे थे। वे दोनों मुसाफिर तेज सिंह तथा माया रानी के पति राजा गोपाल सिंह थे। थोड़ी ही देर में वे दोनों व्यक्ति एक टूटे फूटे मकान के सामने खड़े हो गए। तभी एक आदमी उस मकान से निकलकर बाहर आया। कौन? देवी सिंह? जी, कामनी जी ने मुझे आदेश दिया है कि मैं आप दोनों को साथ लेकर जल्दी से बालघाट पहुंच जाऊं। तब देवी सिंह उन दोनों को साथ लेकर बालाघाट पहुंचे, जहां एक नाव में सवार होकर सब लोग उन्हीं के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन तीनों के नाव में बैठते ही नाव तेजी से वहां से चल पड़ी। आपने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया जीजा जी? कैद से छूटने के बाद मैं और तेज सिंह राजा वीरेंद्र सिंह और महारानी चंद्रकांता की तलाश में उसी तिलिस्मी बाग में घूमते रहे। कुछ पता चला उन दोनों का? इस बार इंद्रजीत ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। नहीं, दोनों के गिरफ्तार होने की खबर बिल्कुल झूठी थी। उसने आप लोगों को धोखा देने के लिए अपने ही 2 आदमियों को राजा वीरेंद्र सिंह और महारानी चंद्रकांता बनाकर कैद में रख छोड़ा था, गोपाल सिंह ने उत्तर दिया।
लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली कि वो राजा वीरेंद्र सिंह और महारानी चंद्रकांता नहीं है? कामनी ने दूसरा प्रश्न किया। हमने स्वयं उन दोनों से मालूम किया था, गोपाल सिंह बोले। ये तो अच्छी खबर सुनाई आपने। इससे एक चिंता तो दूर हुई। अब हमें सिर्फ किशोरी और किरण का पता लगाना है, इंद्रजीत सिंह ने कहा। बेशक, तेज सिंह ने कहा। राजा साहब के साथ 2 दिन उसी तिलिस्मी बाग में रहने और गुप्त स्थानों में घूमने का मौका मिला। कैसी कैसी चीज़ें देखने में आई कि अकल हैरान रह गई। ये उस तिलिस्म के राजा हैं, तेज सिंह। फिर इनसे ज़्यादा वहाँ का हाल और कौन जान सकता है? वहाँ का जितना भेद इनको पता है उसका 16वां भाग भी माया रानी को नहीं पता। ये बड़े नेक और धर्मात्मा आदमी है, लेकिन पता नहीं ये उस मक्कार औरत के जाल में कैसे फंस गए, कामनी ने कहा। फिर तो इनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प होगी, आनंद ने उत्सुकता में पूछा। मैं ज़रूर आप लोगों को अपनी अनूठी कहानी सुनाऊंगा, मगर उससे आपके दिल को ठेस ही पहुंचेगी। इतना कहने के बाद गोपाल सिंह ने एक नज़र लाडली पर डाली और फिर पूछा, तो अच्छी तो है ना लाडली? आपको जिंदा देखकर मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा जीजा जी। मुझे तो सपने में भी आशा नहीं थी कि आपको फिर इस रूप में देखने का सौभाग्य मिलेगा। ये खुशी का दिन तो हमें कामनी दीदी की वजह से प्राप्त हुआ है। लाडली ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए उत्तर दिया। तुम ठीक कहती हो लाडली। ये 5 वर्ष मैंने कैसी मुसीबत में काटे हैं, बस मेरा दिल ही जानता है। इतना कहने के बाद गोपाल सिंह ने कामनी से पूछा, मगर तुम्हें उस तिलिस्मी बाग में घुसने का साहस कैसे हुआ कामनी? एक खूनी किताब मेरे हाथ लग गई थी, जिसकी वजह से मैं इतना काम करने में सफल हो सकी, कामनी ने उत्तर दिया। फिर तो तुम मुझसे भी ज़्यादा वहाँ का भेद जान गई होगी। कामनी इस सवाल का जवाब दे उससे पहले इंद्रजीत सिंह बोल उठा। तो क्या वो खूनी किताब तुम्हारे पास है कामनी? जी हाँ, लेकिन इसे ये ना समझ लीजिएगा कि मैंने आपके यहाँ चोरी की है, कामनी ने हंसकर कहा। नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि उस खूनी किताब का चोर कोई दूसरा है। यह खूनी किताब तो आपको नानक से मिली है, तेज सिंह बोले। जी हाँ, जिस समय तिलिस्मी बाग में नानक अपनी कहानी तुम्हें सुना रहा था उस समय मैं भी वहाँ चिपक खड़ी हुई थी। इतना कहकर कामनी ने मनोरमा के घर की भी कहानी, जिसमें किशोरी को उसने कैद में देखा था, उन लोगों को सुना दी। उसकी बातें सुनने के बाद गोपाल सिंह ने कहा, आप लोग घबराइए नहीं। मनोरमा के घर का पूरा भेद मुझे मालूम है, अतः मैं बहुत जल्द किशोरी को उसकी कैद से छुड़ा लाऊंगा। अब तो किरण भी उसी मकान में भेज दी गई है, लाडली ने भेद खोला। ये तो और भी अच्छी बात हुई। फिर तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, गोपाल सिंह ने खुशी से कहा। तब इंद्रजीत सिंह ने कामनी से पूछा, अब वह खूनी किताब मुझे कब मिलेगी कामनी? बहुत जल्द मैं उस खूनी किताब को आपके हवाले कर दूंगी। उस किताब की बदौलत ही मैं आप लोगों को माया रानी के कैद खाने से छुड़ाने में सफल हो सकी। अब उसी की बदौलत आप इस तिलिस्म को तोड़ने में सफल हो सकेंगे, कामनी ने उत्तर दिया। बातों ही बातों में नाव काशी के निकट पहुंची तो गोपाल सिंह चौंक पड़े। देखो, बातों ही बातों में हम लोग काफ़ी दूर निकल आए कामनी। क्या तुम्हारा इरादा काशी जाने का है? जी हाँ, हम लोगों का इरादा तो यही है कि काशी में जाकर किसी गुप्त स्थान पर रहेंगे और वहीं से अपनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन मेरा इरादा यह है कि मैं अभी अपने आपको जाहिर नहीं करना चाहता, इसलिए थोड़े दिन तक छिपके रहकर मैं माया रानी को उसके पापों की सज़ा देना चाहता हूँ। जैसा आप उचित समझें करें। अतः मैं कुंवर साहब का कोई जासूस लेकर काशी जाऊंगा और किशोरी तथा किरण को मनोरमा के मकान से जल्दी छुड़ाकर वापस लौटूंगा। तब तक तुम दोनों कुमारों और लाडली को लेकर तिलिस्मी बाग में देव मंदिर में जाकर रहो। वो जगह माया रानी को मालूम नहीं है। हाँ, अपना एक आदमी रोहतासगढ़ भेज दे, ताकि राजा वीरेंद्र सिंह को दोनों कुमारों की कुशलता का समाचार मिल जाए तथा वे अपनी थोड़ी सी फौज लेकर जमानिया के ऊपर चढ़ाई कर दें। मैं जल्दी उन दोनों को छुड़ाकर तुमसे आकर मिलूंगा। तब कामनी ने अपना तिलिस्मी खंजर गोपाल सिंह को देने के लिए आगे बढ़ा दिया। आप मेरा ये तिलिस्मी खंजर ले जाओ, ये आपकी बहुत सहायता करेगा। नहीं नहीं, इस खंजर की मुझसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है, इसलिए इसे अपने पास ही रखो। तभी इंद्रजीत सिंह ने अपना तिलिस्मी खंजर गोपाल सिंह को ज़बरदस्ती दे दिया। आप मेरा खंजर ले जाइए। ठीक है, अब मेरे साथ कौन चल रहा है? आपके साथ मैं चलूँगा। फिर नाव के किनारे लगते ही सब लोग उससे उतर पड़े। गोपाल सिंह और देवी सिंह को काशी तथा भैरव सिंह को रोहतासगढ़ के लिए भेजकर कामनी अपने अन्य साथियों के साथ माया रानी के तिलिस्मी बाग की ओर चल पड़ी। सवेरा होने से पहले हमें अपना सफ़र पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि दुश्मन के राज्य में लापरवाही के साथ इस तरह घूमना खतरे से खाली नहीं है। आप चिंता ना करिए, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है। वह जो सामने मकान है वहीं जाना है। वे लोग उस मकान के करीब पहुंचे तो अचानक एक लंबे कद के आदमी को मकान के बरामदे में टहलते देखकर रुक गए। तभी वो व्यक्ति उन लोगों को देखकर तेजी से लपकता हुआ उनके समीप आ गया। अरे, ये तो भूतनाथ है। भूतनाथ? कामनी ने तब भूतनाथ से कहा, अगर तुम्हारे भरोसे कोई काम छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल ही चौपट हो जाए। क्षमा करना दीदी, मुझसे एक ऐसी ज़बरदस्त भूल हो गई जिसकी वजह से मैं आपसे काशी में नहीं मिल सका। भूल? कैसी भूल? नागर को लेकर जब मैं आपके मकान की ओर जा रहा था तो काफ़ी दूर का रास्ता तय करने के कारण मैं थक गया, इसलिए मैंने एक जंगल में पेड़ के नीचे गठरी उतार कर रख दी
और थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया और अगले ही क्षण गहरी नींद में सो गया। और जब आँख खुली तो नागर गायब थी। मैंने उसे चारों तरफ बहुत ढूंढा मगर वो कहीं न मिली। भूतनाथ ने एक झूठी कहानी गढ़कर उसे तुरंत सुना दी। तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, मगर तुम असल में हो कुछ भी नहीं। खैर, अब हम लोगों के साथ चलो। इतना कहकर उसे अपने पीछे आने का इशारा करके कामनी आगे बढ़ गई। वो जब एक टीले पर चढ़ने लगी तो शेर सिंह ने उसे टोक कर कहा, चाहे आप भूतनाथ को कैसा ही नेक और ईमानदार समझे, लेकिन आप उस बेईमान और शैतान की बातों पर कभी भरोसा न करना। इसमें कोई शक नहीं कि भूतनाथ ने जो काम किए बुरे किए, और तुम्हें इस बात का डर है कि कहीं दोनों कुमारों को ये ना मालूम हो जाए कि वो तुम्हारा भाई है, तो कहीं उनको तुम पर भी शक न हो जाए। लेकिन तुम किसी बात की चिंता न करो, तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। उस टीले के ऊपर एक सुंदर मकान बना हुआ था। उस मकान की एक कोठरी के बीचों बीच पत्थर का एक चबूतरा बना हुआ था, और चबूतरे पर पत्थर का एक शेर बैठा हुआ था। तभी भूतनाथ ने कामनी को अकेले में ले जाकर कुछ बातचीत की। उसके बाद उसने अपने बटुए में से एक कलम और कागज़ निकालकर कामनी को दे दिया। तब कामनी ने एक पत्र अपने बहनोई गोपाल सिंह के नाम लिखा, जिसमें लिखा था, भूतनाथ को यह पत्र देकर मैं तुम्हारे पास भेज रही हूँ। इसे बहुत ही नेक और ईमानदार समझना, और हर काम में इसकी मदद लेना। यदि ये किसी जगह ले जाए तो बेखट के चले जाना, और अगर ये अपनी इच्छा अनुसार काम करने के लिए कहे तो कोई शक न करना। मैं इसे अपना विश्वास पात्र समझती हूँ। इसके बाद उसने उस पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर एक विशेष निशानी लगाकर वह पत्र भूतनाथ को दे दिया और कहा, तुम इसी समय मनोरमा के घर की तरफ चले जाओ तथा राजा गोपाल सिंह के काम में पूरी मदद करो, मगर होशियारी से। मामला बहुत नाजुक है। अगर तुम्हारी ईमानदारी में ज़रा सा भी फ़र्क पड़ा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आप किसी बात की चिंता न करें दीदी, आपके काम के लिए तो मैं अपनी जान देने से भी नहीं चूकूंगा। इतना कहकर भूतनाथ टीले से नीचे उतर गया और देखते ही देखते सामने के जंगल में घुसकर गायब हो गया। अगला दृश्य। भूतनाथ कामनी से विदा लेकर सीधे काशी जी ना जाकर माया रानी से मिलने के लिए उनके तिलिस्मी बाग की ओर चल पड़ा। थोड़े समय के बाद ही वो बाग के फाटक पर जा पहुंचा और उस पर पहरा देने वाले सिपाहियों से बोला, जाओ और अंदर जाकर महारानी को सूचना दो कि भूतनाथ आया। आपके अंदर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप जब चाहें अंदर जा सकते हैं। अंदर दूसरे बाग के फाटक पर पहुंचकर किसी सेविका के जरिए महारानी को अपने आने की अंदर खबर करा दीजिएगा, एक सिपाही ने कहा। थोड़ी ही देर में भूतनाथ माया रानी के सामने जा पहुंचा। उसे देखकर माया रानी ने पूछा, तुम्हारे चेहरे की खुशी बता रही है कि तुम ज़रूर कोई खुशखबरी लेकर आए हो। बोलो, क्या खुशखबरी लाए हो भूतनाथ? तो सुनिए महारानी, जमानिया पर चढ़ाई करने के लिए रोहतासगढ़ से फौज आने वाली है, और गोपाल सिंह 2 जासूसों को साथ लेकर किशोरी और किरण को छुड़ाने के लिए मनोरमा के घर गया है, भूतनाथ ने उत्तर दिया। भूतनाथ की बात सुनकर माया रानी जोश में आ गई। मैं ना तो कुंवर इंद्रजीत सिंह और उसके जासूसों से डरती हूँ, न उनकी फौज से। मुझे अगर डर लगता है तो उसे गोपाल सिंह से, क्योंकि वो मेरे चंगुल से निकल गया है। लेकिन इस खबर से मेरे शरीर में तुमने प्राण डाल दिया कि वो मनोरमा के घर गया है। उसे अब गिरफ्तार करना खेल नहीं है महारानी जी, क्योंकि कामनी ने उसे एक तिलिस्मी खंजर दे रखा है। ऐसा कोई खंजर कामनी के पास नहीं है। कामनी ने ज़रूर तुमसे झूठ कहा है। तब भूतनाथ ने अपना खंजर निकाल कर उसे दिखाया। ये देखिए महारानी जी, वैसे ही ये खंजर उन्होंने मुझे भी दे रखा है। फिर तो मेरा जिंदा बचना मुश्किल है, वह ज़रूर मुझे जान से मार डालेगा। आप घबराइए नहीं महारानी, मैंने उसका सारा प्रबंध कर रखा है। ये देखिए कामनी जी का पत्र। अब आप भी मुझे नागर के लिए एक पत्र लिख दें कि वो मेरे किसी काम में टांग ना अड़ाए। शाबाश भूतनाथ, तुमने ये एक बड़ा काम किया है। अब तुम किसी तरह भी उसे मेरे पास ले आओ। ठीक है, मैं उसे धोखे से ले जाकर दारोगा जी वाले मकान में कैद कर दूंगा। अब तुम मुझे उस बंगले और तहखाने की चाबी दे दो, फिर उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी हो करना, चाहे मारना और चाहे कैद करके रखना। ये लो चाबी, और जितनी जल्दी हो सके उसे कैद कर दो। माया रानी से चाबी लेने के बाद भूतनाथ काशी की ओर चल पड़ा। वह जब मनोरमा के मकान में दाखिल हुआ तो एक कमरे के दरवाजे पर जाकर ठहर गया। किशोरी के बारे में तुम सोचना छोड़ दो और माया रानी के पास लौट जाओ। अगर ऐसा है तो मुझे माया रानी से भी दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा यही इरादा है तो तुम अभी जहन्नुम भेज दिए जाओगे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती नागर। मैं तुम्हारी जहरीली अंगूठी से डरने वाला नहीं हूँ। उसी समय भूतनाथ ने कमरे में प्रवेश किया। देखो इस नालायक को, जानबूझकर माया रानी को मुसीबत में डालना चाहता है। तुम चिंता न करो नागर, मैंने इस दुष्ट की सब बातें सुन ली है। अब ये मेरे हाथों से बच नहीं सकता। और जैसे ही वो युवक अपना खंजर लेकर भूतनाथ पर झपटा कि भूतनाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली और फिर घसीटता हुआ दूसरी कोठरी में ले गया। नागर भी उसके पीछे पीछे कोठरी में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों उस कोठरी से बाहर निकले। आश्चर्य है कि राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह अभी तक इस मकान में नहीं घुसे। ज़रूर किसी धुन में लगे होंगे। फिर तो मुझे ही उन दोनों को ढूंढ कर लाना होगा। भूतनाथ ने तब अपनी योजना समझाते हुए नागर से कहा, उनसे मुलाकात होने पर उन दोनों को मैं गुप्त रास्ते से इस मकान के अंदर लाऊंगा
तथा किशोरी व किरण को छुड़ाकर यहाँ से निकल जाऊँ। फिर धोखा देकर किशोरी और किरण को अपने कब्जे में कर लूँगा और उन दोनों को धोखे से कैद कर महारानी के पास ले जाऊँगा। वाह, अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या कहना। फिर तो तुम्हें महारानी से मुँह मंगा इनाम मिलेगा। बेचारी इस समय राजा गोपाल सिंह की वजह से बहुत परेशान है। तो फिर ठीक है, अब तुम मुझे इस मकान के तहखानों और गुप्त रास्तों का भेद बता दो ताकि मैं अपना काम आसानी से कर सकूं। तो फिर चलो, जहाँ तक संभव हो हमें यह काम जल्दी निपटा लेना चाहिए। इतना कहकर नागर भूतनाथ को अपने साथ ले गई और थोड़ी ही देर में उसने उस मकान के सब तहखाने, कोठरियाँ, रास्ते और चोर दरवाजे बता दिए। उन्हें खोलने और बंद करने की विधि भी भूतनाथ को समझा दी। इस काम से छुट्टी पाने के बाद भूतनाथ गोपाल सिंह और देवी सिंह की खोज में वहाँ से निकल पड़ा। अगला दृश्य। दूसरे दिन आधी रात को भूतनाथ फिर नागर के पास पहुंचा। नागर उस समय मकान के दूसरे भाग में बने बगीचे के अंदर टहल रही थी। वह भूतनाथ को देखते ही उसके पास आई और बोली, कहो भूतनाथ, कुछ काम हुआ? हाँ, काम तो बन गया। वे दोनों अब कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। अतः तुम अपने सब सिपाहियों को आदेश दे दो कि आज कोई भी इस मकान पर पहरा ना दे और तुम स्वयं भी अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ, भूतनाथ ने कहा। जो हुक्म। इतना कहकर नागर भूतनाथ के कहे अनुसार सब सिपाहियों को आज रात आराम से सो जाने का आदेश देती हुई अपने कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गई। भूतनाथ भी उसी बाग में घूमता फिरता पिछली दीवार के पास, जहाँ एक चोर दरवाज़ा था, पहुंचा और एक शिला पर बैठकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। तभी किसी ने दरवाजे पर 2 बार हाथ की थपकी दी। भूतनाथ ने उठकर झट से दरवाज़ा खोल दिया तो उस दो आदमी उस दरवाजे से अंदर आ गए। ये दोनों आदमी राजा गोपाल सिंह और देवी सिंह थे। भूतनाथ दोनों को अपने साथ लेकर धीरे धीरे कदम रखता हुआ बाग के बीचों बीच आया, जहाँ एक फव्वारा लगा हुआ था। तब रास्ते में चलते हुए गोपाल सिंह ने पूछा, तुम्हें पता है कि यहाँ किस तरह पहरा लगा हुआ है? किसी तरह भी पहरा नहीं है राजा साहब। सब तरफ सन्नाटा है क्योंकि मैंने सब पहरेदारों को बेहोशी की दवा सुंबा दी है, भूतनाथ ने उत्तर दिया। तब तो हम बड़े आराम से अपना काम कर सकते हैं। बेशक राजा साहब। तो फिर तुम दोनों मेरे पीछे चले आओ। हम उस हमाम के रास्ते तहखाने में घुसेंगे। क्या तुम्हें मालूम है भूतनाथ की किशोरी और किरण इस समय किस तहखाने में कैद है? जी हाँ राजा साहब, किशोरी और किरण वायुमंडप में कैद है। तब तो तुम ही आगे का रास्ता बताओ। भूतनाथ तब उन दोनों को लेकर आगे चल पड़ा। तीनों लोग उत्तर की तरफ के दालान में पहुंचे, जिसके दोनों तरफ 2 कोठरियाँ थीं। दोनों कोठरियों के दरवाजे खुले हुए थे। तीनों आदमी दाहिनी तरफ की कोठरी में घुसे और अंदर जाकर उसका दरवाज़ा बंद करने के बाद भूतनाथ ने अपने बटुए में से एक मोमबत्ती निकालकर जलाई और सामने लगी अलमारी के पास जाकर खटके से उसका दरवाज़ा खोला तो सामने कोठरी में एक चारपाई पर किशोरी पड़ी नजर आई तथा किरण उसके सिरहाने बैठी उसको उसका सिर दबा रही थी। भूतनाथ और देवी सिंह को देखते किशोरी उठ बैठी। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि आप लोग मुझे छुड़ाने आ गए। उफ, कैसी दशा हो गई आपकी। यह समय बातें करने का नहीं, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। इतना कहकर भूतनाथ उन दोनों आदमियों के साथ किशोरी और किरण के साथ बाहर निकला। बाहर 3 घोड़े और एक रथ खड़ा था। किशोरी और किरण को रथ में बैठाकर वे तीनों आदमी घोड़ों पर सवार हो गए। सवेरा होने से पहले हमें जल्द से जल्द सीमा से बाहर हो जाना है। चलो, अब देर क्या है। वे तीनों सवार रथ के साथ साथ एक दिशा की ओर चल पड़े, क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, चंद्रकांता संतति के भाग 5 को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके भाग 6 में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।